Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं लोगों को समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन जिनको समझ में आ रहा है वो बड़े प्रसन्न है सब लोग। आप समझ गए होंगे मैं किस की बात कर रहा हूँ। तो जिन जिन को समझ में आ रहा है सब खुश हैं, बिकॉज मोदी जी ने पूरे भारत को आनंद में रख के रखा है थोड़े दिनों से। लेकिन बीच में सडनली उन्होंने कास्ट सेंसस की बात करी। अब उसके ऊपर मैं आपके सामने आपके सबके प्रिय और उनसे बढ़िया इस पे कोई बता ही नहीं सकता है। तो विदाउट डिले लेट्स वेलकम प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी। वेलकम। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो मोदी जी तो एक के बाद एक, अभी मैं सुन रहा था एक एयरफोर्स ऑफिसर को, वो बोल रहे थे कि वो अभी सियालकोट तो शुरुआत है, लाहौर बाकी है और बाकी सारा पूरा पाकिस्तान बाकी है, और बीच में ही सडनली कास्ट सेंसस डाल दिया। तो बहुत तो कंफ्यूज भी हो गए, लेकिन मुझे तो काफी अच्छा लगा कि अभी जाति अगर बात करनी है तो मुसलमानों की भी जाति की बात की जाए। बट आपको ये क्या लगता है, ये कैसा मूव लगता है मोदी जी का? देखिए, मोदी जी का जो अब तक व्यक्तित्व है, उसको देखकर मुझे लगता है कि इसके अच्छे परिणाम हो सकते हैं। और वैसे आप जानते हैं कोई भी डाटा जो है वो स्वयं में कोई रिज़ल्ट नहीं देता। उस डाटे का उपयोग क्या होगा, यूज़ क्या होगा, कौन उस डाटे का यूज़ करेगा डाटा का, इस पे निर्भर है। अभी तक की जो समस्या है, उसमें 2 चीज़ें हैं। जहाँ तक सेना की बात है या देश की सुरक्षा की बात है अथवा देश के अखंडता की बात है, इसके बारे में मोदी जी का बहुत पहले से सुचिंतित विचार रहा है। बहुत स्पष्ट विचार रहा है और उनका काम भी रहा है इस विषय में। इसलिए उस मोर्चे पर तो हम स्पष्ट कहते हैं कि वो किसी बहुत योजना से कर रहे हैं, किसी बहुत बड़ी योजना से कर रहे हैं और कोई अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ये जो जाति वाला मामला है, इसके बारे में मोदी जी के विचार से मैं बिल्कुल परिचित नहीं हूँ क्योंकि आज तक उन्होंने इस पर कुछ लिखा नहीं। तो हम केवल इस पर ये बताएँगे कि 2-2 पक्ष हैं इसके जाति के, इसमें शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। अगर तो ये जाति की जनगणना अभी तक के जो कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट विचार वाले लोग रहे हैं, राजनैतिक दल और बाद में ये क्रिश्चियन आ गया है राहुल गांधी, जो हिंदू समाज को तोड़ने के लिए जाति की बात करता है, अगर उसके दबाव से की गई है, तो भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फिर जो डाटा आएगा उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, ये महत्व की बात है। और जो मुझे चिंता होती है वो इसीलिए कि अभी तक जो डाटा कास्ट का आता रहा है, सबसे पहले अंग्रेजों ने 1881 में कराया, उनका पर्पज़ स्पष्ट था, लेकिन उनको ज्ञान कुछ नहीं था भारत के विषय में ठीक से, क्योंकि वो बाहरी थे और लगभग कल्पना से जीते थे कि जीसस का ये फैलाएँगे अथवा हम इंग्लैंड बहुत महान है, इसका राज्य फैलाएँगे, मूर्खतापूर्ण धारणाएँ। उनको पता ही एक ओर तो देख रहे थे कि इंग्लैंड बहुत छोटा-सा है भारत के सामने, कम से कम 20 इंग्लैंड भारत में आ जाएँगे और दूसरी ओर उनको पता नहीं क्या नशा था कि हम बहुत होशियार हैं, बहुत बड़े राजनेता हैं और जीसस का आशीर्वाद है, हम कर लेंगे। तो उन्होंने सोचा कि जब हम सेंसस करेंगे, तो यहाँ जो लोअर क्लास है वो सबसे बड़ी पॉपुलेशन निकलेगी, तो उन्होंने अनटचेबल्स का एक अलग कॉलम बनाया। जब पहली बार अनटचेबल्स का कॉलम बनाया, जब गणना हुई तो वो 2.5% निकले अनटचेबल्स भारत में, हिंदू सोसाइटी, केवल हिंदू समाज की गणना हुई थी। बाकी सबको तो मुस्लिम, क्रिश्चियन अलग-अलग लिख दिया था। तब उन्होंने एक अपना सरकारी रजिस्टर बनाया, लिस्ट बनाई सरकारी, उसको कहा शेड्यूल लिस्ट है और उसमें बहुत सी अन्य जातियों को जिनको कहा गया कि ये थोड़ा सोसाइटी में हायरार्की में निचले पद पर हैं, उनको जोड़ दिया, उसको कहा शेड्यूल कास्ट। फिर जब शेड्यूल कास्ट के आधार पर टेबल करके सेंसस कराया तो वो 14 साढ़े 14% निकले टोटल। इससे भी वो बड़े निराश हुए, लेकिन उन लोगों ने जारी रखा कास्ट के जाति के विरुद्ध प्रोपेगेंडा जारी रखा कि ये सबसे बुरी चीज़ है और जाति पर अंग्रेजी में, फ्रेंच में, जर्मन में और बहुत अन्य भाषाओं में, डच में, स्वीडिश में, सब पे हज़ारों पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें अंग्रेजी की मैंने 20 पुस्तकें पढ़ी हैं, लेकिन अन्य पुस्तकों के बारे में लिस्ट देखी है। यानी भारत के कास्ट सिस्टम पर यूरोप में हज़ारों पुस्तकें लिखी गई हैं
उनमें से कुछ कास्ट सिस्टम के पक्ष में हैं और बाकी ये बताते हैं कि ये बहुत ही बर्बर है, बड़ी भयंकर है वगैरह। अब इसके बाद जो अ, बाद में जो सामने आए तथ्य, मुस्लिम कास्ट आप दिखा रहे हैं वो सही है, मुसलमानों की भी बहुत कास्ट होती है, लेकिन मैं अभी हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। इसके बाद शेड्यूल कास्ट के साथ शेड्यूल ट्राइब एक क्लास बना दिया गया। ये दोनों क्या है? क्लास हैं, वर्ग हैं, कास्ट नहीं है। कास्ट का ग्रुप है जिसे क्लास में कन्फर्म कर दिया। तो ब्रिटिशर्स की भी ये योजना थी कि भारत में या ऐसे देश जो उनके टोटल कंट्रोल में नहीं है, वहाँ मार्क्सिज्म को फैला दिया जाए। क्योंकि सेकंड इंटरनेशनल जो था कम्युनिस्टों का, सेकंड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, उसमें ये प्रस्ताव ही पारित हुआ था कि दूसरे देशों को जिनको प्रभावित करना है, उनके यहाँ एक तो इंटरनल स्ट्राइक बढ़ाओ, आंतरिक विग्रह बढ़ाओ, कलह बढ़ाओ, समाज के विरुद्ध अभियान करो और साथ में अ, सेक्स की वो बढ़ाओ, मतलब प्रवृत्तियां बढ़ाओ। ये बाकायदे सेकंड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का प्रस्ताव है। तो इसलिए उन्होंने कम्युनिज्म को भारत में अंग्रेजों ने बढ़ावा दिया। जेलों में जो क्रांतिकारी वगैरह जाते थे उनको भी वो कम्युनिस्टों की पुस्तकें देते थे कि ये धीरे-धीरे कम्युनिस्ट हो जाएँ। और बाद में जवाहरलाल नेहरू को बहुत आगे बढ़ाया उन्होंने। जवाहरलाल नेहरू खुलेआम कम्युनिस्ट थे। वो कहते थे कि मैं असली कम्युनिस्ट हूँ और ये जो बाकी भारत के कम्युनिस्ट हैं ये थोड़ा मूर्ख कम्युनिस्ट हैं। लेकिन उन्होंने घोषित किया था कि अगर संसार में कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट के बीच एक लड़ाई होने वाली है तो उसमें मैं कम्युनिस्टों का साथ दूंगा। ये जवाहरलाल नेहरू का रिटर्न स्टेटमेंट है, बाकायदे डॉक्यूमेंटेड, और गांधी जी से पत्राचार में भी उन्होंने कहा था। तो ये माइंडसेट आ गया कि कास्ट को क्लास के रूप में बताओ। फिर धीरे धीरे बहुत ज्यादा पावरफुल होते गए यहाँ कम्युनिस्ट थियोलॉजी और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग। और राम मनोहर लोहिया एक बड़े नेता थे जो बहुत अच्छे थे, जिनमें अच्छे संस्कार भी थे, देशभक्ति भी थी, लेकिन वो जर्मनी में पढ़ के आए थे और वो कम्युनिज्म से प्रभावित थे, लेकिन स्वयं प्रतिभाशाली थे। तो उन्होंने कम्युनिज्म का एक भारतीय रूप विकसित करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि जो जातियां हैं ये भारत का वर्ग है, क्लास है। तो जाति के युद्ध को उन्होंने राजनीति में आवश्यक बताया। क्लास स्ट्रगल की बजाय कास्ट स्ट्रगल होना चाहिए। तो राम मनोहर लोहिया के समय से कास्ट स्ट्रगल को बढ़ावा दिया गया। थ्योरी वही है, मार्क्सिस्ट थ्योरी, क्लास स्ट्रगल की जगह कास्ट स्ट्रगल कर दिया। तब से कांग्रेस में कम्युनिस्टों का प्रभाव बढ़ा, तो कांग्रेस भी कास्ट स्ट्रगल की थ्योरी में चलती रही। फिर जो दूसरा पक्ष था उसमें जनसंघ के जो लोग थे वो तो भारतीयता से प्रभावित थे, लेकिन जो सोशलिस्ट थे बाकी वो सब कम्युनिज्म से ही प्रभावित थे। तो सब लोग संघर्ष की बात करते थे, कास्ट स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल, यही बात होती थी। तो जाति को पॉलिटिकल स्ट्रगल और पावर कैप्चर करने का एक माध्यम मान लिया है भारत के सभी दलों ने। जनसंघ नहीं मानती थी, लेकिन जब भाजपा बनी, भाजपा बाद में बनी, पहले जनता पार्टी में सब पार्टियों का विलय हुआ, तो मोरारजी देसाई ने 1979 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को अदर बैकवर्ड क्लास बनाने का दबाव था एक, तो उसके लिए एक कमीशन बना दिया। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने कैसे उसमें छल किया है ये मैं पहले बता चुका हूँ आपके यहाँ कई बार, कि उसने मनमानी किया। कुछ भी किन्हीं भी जातियों को कह दिया कि ये, पहले तो उसने बिहार का सेंसस का रिपोर्ट देखने की बजाय सैंपल सर्वे किया। तो जिन कास्ट को वो दिखाना चाहता था कि ये सबसे पिछड़ी हैं, जिसमें उनके यादव, कुर्मी, तेली आदि हैं, वो जिन गांवों में ज्यादा थे उनका ही सेंसस किया और फिर कह दिया कि ये पूरे प्रदेश का सेंसस है। हर जिले से 2-2 गांव लिए, जानबूझकर ऐसे गांव लिए जहां उनकी जनसंख्या ज्यादा थी, फिर उसको पूरे स्टेट पर लागू कर दिया। इस प्रकार मैनिपुलेट करके उन्होंने 45% जनसंख्या ओबीसी की बताई। फिर बाद में कह दिया कि ये जो माइनॉरिटीज हैं उनमें भी 60% जो हैं वो एक्सप्लॉइटेड हैं, तो उनका परसेंटेज भी जोड़ दिया तो वो 57% हो गया, 57.5। तो ये आर्बिट्रेरी था, उसमें झूठ था, गणित के आधार पर भी झूठ था। और जो जातियां बनाई उसमें ऐसी ऐसी जातियां थी जिनमें से कुछ ब्राह्मण जातियां भी थी, जैसे महापात्र, ज्योतिषी, उनको भी उसने बैकवर्ड भी बता दिया, नट, ऐसे बहुत सी जातियों को वैद्य। और ये बिहार के उसको पूरे देश के लिए मॉडल मान लिया और सरकार ने स्वीकार कर लिया। तो ये किसने स्वीकार किया? जनता पार्टी ने। उस समय जनसंघ जनता पार्टी का अंग था, तो जनसंघ का भी परोक्ष रूप से इसमें समर्थन या सहमति थी। तो ये जो कास्ट के आधार पर जो ओबीसी बना, वो
कास्ट को क्लास में बदलने की एक कम्युनिस्ट स्ट्रेटजी का पार्ट है, जिसमें समाज में जातियों को आपस में लड़ाना है। जैसे क्लास स्ट्रगल से सोवियत संघ में भयंकर खून खराबा हुआ, करोड़ों लोगों को मार दिया गया क्लास स्ट्रगल के नाम से। तो इन लोगों की योजना थी कि कास्ट स्ट्रगल में भी हम ऐसा ही खून बहाएं। लेकिन भारत के वातावरण के कारण, संस्कार के कारण बातें जरा अच्छी-अच्छी करनी पड़ी, और ये लोग गांधी का नाम भी लेते थे, तो अहिंसा वगैरह की बात भी करनी पड़ी। तो ये पावर कैप्चर, लेकिन शांतिपूर्वक, थ्रू वोट, मतलब वोट के जरिए आपको पावर में ज्यादा हिस्सा लेना है, और उसके लिए एक रिजर्वेशन की ये पॉलिसी बनाई गई। तो रिजर्वेशन के जरिए, क्योंकि अगर सीधे वोट के जरिए होता तो जिसका जितना वोट है उतना होता, तो उससे तो सब ठीक ही रहता। तो उसकी बजाय ये हुआ कि नहीं, कुछ जातियों को रिजर्वेशन देंगे हम। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, ऐसा करके हिंदू समाज की लगभग 60% जातियों को, बल्कि और ज्यादा 70% जातियों को रिजर्वेशन में ला दिया। अब इसके बाद जो 30-35% बचे, उनको जनरल कैटेगरी में डाल दिया। लेकिन हुआ ये कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो शेड्यूल ट्राइब हैं और जो ओबीसी हैं, इसमें भी जो पावरफुल जातियां थी, जैसे शेड्यूल कास्ट में उत्तर प्रदेश में आदरणीय मायावती जी की जाति है, वो डोमिनेट हो गई, डोमिनेटिंग हो गई, डोमिनेंट हो गई, है ना, प्रोमिनेंट हो गई कह लीजिए, और डोमिनेटिंग हो गई, यानी उसका एकाधिकार हो गया, एकाधिपत्य हो गया, और वो प्रभावी हो गई। बहुजन समाज बना, तो नाम तो उन्होंने बहुजन का लिया, लेकिन उसमें मुख्यतः मायावती जी और काशीराम की जाति के लोग ही प्रभावी हो गए। तो अब जाति का खेल हो गया। इसी तरह ट्राइबल में भी कुछ खास जातियां, गोंड हैं, फिर वहां संथाल हैं, कुछ उत्तर पूर्व में तो खैर उन्होंने क्रिश्चियन ही बना दिया बहुत सारी ट्राइब्स को। इस तरह से खेल होने लगा। और ओबीसी में यादव, कुर्मी और कुछ और जातियां ज्यादा प्रभावशाली हुए, और उनके भी जो संपन्न वर्ग के लोग थे, जिन्हें क्रीमी लेयर बाद में कहा गया, वो ज्यादा लाभ लेते रहे। तो ये पावर हो गए हैं, पॉलिटिकली पावरफुल हैं ओबीसी के लीडर्स। और उसमें शेड्यूल कास्ट के वो लीडर जो क्रिश्चियन मिशनरी से प्रभावित हैं, वो उनके मित्र बन गए हैं। जो ट्रेडिशनल शेड्यूल कास्ट के लीडर्स थे, वो धीरे धीरे दबा दिए गए। तो क्रिश्चियन मिशनरी से प्रभावित शेड्यूल कास्ट के लीडर जैसे चंद्रशेखर रावण है, और ओबीसी के वो लीडर जो सत्ता को अपने पक्ष में पूरी तरह अपने हाथ में लेना चाहते हैं, दूसरों के साथ अन्याय करते हुए। तो ये जाति को वर्ग में बदलकर एक तरह से वर्ग युद्ध छेड़ने का तरीका है। अब अगर जाति सचमुच मोदी जी जैसे अन्य विषयों पे पूरी राष्ट्रीय दृष्टि रखते हैं, तो हो सकता है कि इस विषय में भी न्याय दृष्टि रखें। तो जाति का अगर सच्चाई से जनगणना होती है, तो बहुत अच्छा है। एक ब्लूप्रिंट आ जाएगा कि हिंदू समाज का पहले कर लें कि हिंदू समाज में किस जाति की क्या पोजीशन है, यानी उसके पास लैंड कितना है, भूमि कितनी है, फिर भवन आदि कितने हैं, संपत्ति कितनी है, शासकीय सर्विसेज में उसकी सहभागिता कितनी है, कृषि पशु कितने हैं खेती के, और बाकी शिल्प के किन शिल्पों में उनका एकाधिपत्य है। अगर इस तरह से किया जाए, इसी प्रकार मुसलमानों में बहुत सारी जातियां हैं, और उसमें अधिकांश मुस्लिम जातियां जो हैं, उन पर जो अपने आप को अशराफ कहते हैं, वो मुस्लिम जातियों के लोग हावी हैं। यही स्थिति क्रिश्चियंस में भी है। क्रिश्चियंस में भी ब्राह्मण क्रिश्चियन और शेड्यूल कास्ट क्रिश्चियन केरल वगैरह में, गोवा वगैरह में बहुत साफ है। मैं बहुत ज्यादा वहाँ के कुछ चर्चेस से परिचित हूँ। तो वहां तो सीधे सीधे ज्यादातर प्रीस्ट जो है वो ब्राह्मण क्रिश्चियन है, यानी ब्राह्मण जातियों से क्रिश्चियन बने लोग। तो इस तरह का खेल है। तो इसमें ऑनेस्टी बहुत कम है। जो कांग्रेस, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लीडरशिप है, वो जब जाति की मांग करते हैं, जाति जनगणना की, तो जाति उनके लिए बहाना है। अब अगर जाति सचमुच कास्ट सेंसस होता है, यानी जातियों की जनगणना होती है, तो इससे बहुत अच्छा होगा। देश के लिए एक साफ साफ खाका खिंच जाएगा कि किस जाति के पास क्या है। मेरा तो ये भी निवेदन है कि जो अंग्रेजों ने जब जनगणना की थी, तब जाति का रेशियो क्या था, वो भी सामने रख के कंपेयर किया जाए, लेकिन सरकार उसे छिपाती है, क्योंकि तब हम पाएंगे कि जिन्हें अपर कास्ट कहा जाता है, उनकी हालत तो नीचे चली गई है ना। 1881 में अपर कास्ट की जो संख्या थी और जो पावर थी, वो आज बहुत कम है, उसकी तुलना में शायद 50% भी नहीं बची।
तो ये भी बताना चाहिए कि कौन जातियाँ पावरफुल हुई हैं, लेकिन मान लो वो इसे नहीं भी बताते, ऐसा लगता है कि वो तो मोदी सरकार बताएगी नहीं, दूसरी सरकारों के बताने का सवाल ही नहीं। लेकिन जो सच्चा परिदृश्य है, जिसे ट्रू पिक्चर कहेंगे, सच्चा परिदृश्य जो है जातियों का, वो अगर सामने आए और उसके आधार पे देश में एक राष्ट्रीय बहस शुरू हो, तो बहुत शुभ होगा। लेकिन अगर वो क्लासिफिकेशन के आधार पे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी में सब जातियों को बाँट दिया, तो ओबीसी में जिन जातियों को शामिल किया है, वो वस्तुतः कोई पिछड़ी जातियाँ उनमें बहुत सी नहीं हैं, जैसे यादव हैं, बहुत शक्तिशाली जाति हैं। और उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है, यादवास थ्रू द एजेस पुस्तक है, जिसमें सारे यादव नेताओं का उसमें समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त है। वो कहते हैं कि हम वैदिक काल से 17वीं शताब्दी तक भारत के बहुत बड़े हिस्से में राजा रहे हैं। तो अगर आप हजारों साल तक भारत में शासक रहे हैं, तो आप पिछड़े कैसे रहे? तो एक तरह से मनमानी चल रही। तो अगर वो पिछड़ावाद लाया गया, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ओबीसी क्लासेस को मोबिलाइज कर रहे हैं। तो अगर इसका जातीय जनगणना का उद्देश्य यदि ओबीसी क्लासेस को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को मोबिलाइज करके पावर उनके हाथ में सेंट्रलाइज करना है, तो ये देश के लिए बुरा होगा। बुरा ऐसे होगा कि जैसे वर्ग युद्ध से सोवियत संघ तबाह हुआ, टूटकर बिखर गया और अंत में वो एक क्रिश्चियन स्टेट के रूप में रूस बचा है बस। तो उसी तरह फिर ये देश भी बिखर जाएगा। अभी जल्दी नहीं बिखरेगा, लेकिन विदेशी शक्तियों के सहारे अलग-अलग ग्रुप्स बनेंगे। अगर जातियों को, कास्ट को अगर क्लासेस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, बताया जात क्योंकि जातियाँ तो हज़ारों हैं और आप जब उसको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी में क्लासिफाई कर देंगे, उसमें से जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब तो फिर भी पुरानी कैटेगरी है। लेकिन ओबीसी एक नई कैटेगरी है जिसमें मनमानी जातियाँ भर दी गई हैं। ये मैंने उस समय भी लिखा था जब 1989-90 में रिपोर्ट आई, तो भारत के मीडिया में नवभारत टाइम्स, जनसत्ता और हिंदुस्तान तीनों में मेरे लेख छपे थे। जनसत्ता में 3 लेख, नवभारत टाइम्स में 2 लेख और हिंदुस्तान में 1 लेख छपा था। इसमें मैंने आंकड़े दिए थे कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने कितनी बेईमानी से मंडल कमीशन की रिपोर्ट तैयार की है, उसमें झूठ भरा है, गणित का भी झूठ है, 37 का जोड़ 42 कर दिया है, 5 अपने आप से बढ़ा दिया है परसेंटेज और टोटल गड़बड़ी है और उसमें ऐसी जातियाँ शामिल कर लिया है, जिनको वो ओबलाइज़ करना चाहते थे, जबकि वो हिंदू समाज में बहुत शक्तिशाली जातियाँ हैं, जैसे यादव, कुर्मी, पटेल, ये बहुत ही पावरफुल जातियाँ हैं, बहुत पावरफुल और उनको आपने पिछड़ा बता दिया और अब सत्ता उन्हीं के पास रहे ऐसा प्रबंध कर रहे हैं। तो दूसरी जातियाँ दबाई जा रही हैं राजनीति के बल पे, हो सकता है दब जाएँ, जैसे कि यहूदियों को दबाया गया था जर्मनी में या जैसे बाकी जगह यूरोप में जहाँ जो जाति पावरफुल है वो दूसरों को दबाती ही रही है, जैसे स्लाव लोग बाकी को दबाते हैं। एंग्लो सैक्सन लोगों ने अन्यों को ब्रिटेन में दबाया, गॉल लोगों ने बाकी जो गॉल नहीं थे उनको फ्रांस से भगाया, फ्रैंक फ्रैंक के सिवाय बाकी जातियों को। जाति के आधार पे यूरोप में नेशन स्टेट बने हैं, ज्यादातर नेशन स्टेट कास्ट बेस्ड हैं, जैसे फ्रैंक या गॉल, जर्मन, है ना, स्लाव, ये सब जातियां ही है ना। एंग्लो सैक्सन जातियों के आधार पर नेशन स्टेट बने हैं, तो यूरोप तो चाहेगा कि भारत में भी जातियों के आधार पर नेशन स्टेट बने, जिसका अर्थ है कि हजारों नेशन स्टेट भारत में बन जाएंगे। तो विदेशी शक्तियां और कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट तो ये चाहेंगे, जिसमें वर्तमान कांग्रेस लीडरशिप भी है। लेकिन अगर मोदी जी का, क्योंकि देश के संदर्भ में बड़ा विजन रहता है सदा, आज तक देखा गया है कि मोदी जी का विजन बड़ा है, तो हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं और ये मान के चलते हैं कि इस विषय में भी मोदी जी का विजन राष्ट्रीय होगा। शंका थोड़ी सी ये है कि मोदी जी ने जीवन में कभी भी इस विषय पे न तो कुछ सोचा है न लिखा है, और जो सोचा लिखा है वो सब वही है जो कांग्रेसियों, सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों ने कह दिया, उसी मुहावरे पे सोचते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों की भाषा, क्योंकि अपना कोई एक एकेडमिक सेंटर नहीं है, लर्निंग सेंटर नहीं है, तो सारी भाषा वही है जो ईसाई मिशनरियों की थी, जो कांग्रेस ने, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी आदि ने, कहीं मुस्लिम शिक्षा मंत्री, कहीं कम्युनिस्ट शिक्षा मंत्री को रख के, जैसा टेक्स्ट बुक ह्यूमैनिटीज में जो टेक्स्ट बुक पढ़ाई वो सब अभारतीय है, असत्यपूर्ण है, झूठी है और हिंदू समाज के प्रति घृणा बढ़ाने वाली है। तो अगर उस दृष्टि से जाति जनगणना हुई तो ये जल्दी तो नहीं, लेकिन 40-50 साल में ये देश कई टुकड़ों में बट जाएगा, ये निश्चित कहा जा सकता है। और अगर ये होशियारी से चले तो इस समय सबसे बड़ा चैलेंज तो
इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का है, जो बहुत ही भयंकर वस्तु हो चुकी है भारत में, तो उसको समाप्त होना चाहिए, दुनिया से ही इस्लामिज़्म समाप्त होना चाहिए। तो अगर मुस्लिम कास्ट का उपयोग इस रूप में किया कि अशराफ के विरुद्ध जो बाकी अज़लाफ़ जातियाँ हैं, जो पसमानदा जिन्हें कहते हैं वो जातियाँ हैं, अगर उनमें स्वाभिमान आया और उन्होंने अशराफ के विरुद्ध काम किया, तो तात्कालिक तौर पे इससे भाजपा को लाभ हो सकता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर भारतीय ढंग की राजनीति होनी है, तो केवल तात्कालिक दाँव-पेच और छल से उसको नहीं चलना चाहिए, सत्य के आधार पर चलना चाहिए। तो जातीय जनगणना का उपयोग भी अगर सत्य के आधार पर किया जाए कि किस जाति के पास कितना परसेंटेज भूमि है, कितनी प्रॉपर्टी है, स्टेट है, इसके साथ ही कितना उनको सरकारी नौकरियों में शेयर है, ये सारे तथ्य अगर ला दिए जाएँ, तो उससे क्या होगा, फिर न्याय की बात उठेगी। लेकिन वो जाति आधारित होना चाहिए। अगर आपने क्लास स्ट्रगल के लिए उसे कर दिया, नाम तो जाति का दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने, सोशलिस्ट ने, सबने यही किया कि नाम तो जाति का लिया और उसका उपयोग क्लास स्ट्रगल के लिए किया, कम्युनिस्ट थियोलॉजी और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लिए। और क्रिश्चियंस यही चाहते हैं कि भारत में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अनुसार आपस में लड़ाई होके क्लास वार हो जाए और ये टूट जाए जगह-जगह। तो अब इसमें मोदी जी की सदाशयता पर तो सबको विश्वास है, लेकिन इस विषय में मोदी जी की बुद्धिमत्ता पर मुझे भी शंका है, क्योंकि उन्होंने इस विषय पर कभी कुछ भी नहीं सोचा है और आज तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसी एक भी पुस्तक नहीं आई है कि जो ये बताए कि अगर हिंदू शासन या भारतीय शासन होगा तो उसका ढांचा क्या होगा। जो भी पुस्तकें आई हैं जिनकी संघ के लोगों ने, मोदी जी ने, सबने बड़ी प्रशंसा की है, सिफारिश भी की है, तो वो पुस्तकें क्या है, शिवाजी के राजनीतिक पराक्रम और बुद्धिमत्ता की। या शिवाजी के विभाग कौन-कौन से थे। लेकिन वो किताबें इस समय भारत के किसी काम की नहीं हैं, अगर आपने आधारभूत रूप से ये नहीं सोचा कि राजनीति में राज्य और समाज का संबंध क्या है। शिवाजी के समय ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। शिवाजी तो जानते ही थे हिंदुई स्वराज्य है, हिंदू धर्म के लिए शासन है। लेकिन 1947 से भारत में जो शासन आया है, वो तो कहता है हम हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं, हम इस्लाम के लिए भी हैं, क्रिश्चियनिटी के लिए भी हैं, हिंदू धर्म के लिए भी हैं। ये आपने किस आधार पे कहा? दुनिया में कोई नेशन स्टेट ऐसा नहीं है जो तीनों को बराबर माने। आप क्यों मान रहे हैं? ऊपर से जिन जो आप मान रहे हैं, तो मुस्लिम्स तो अपने आप को चाहते हैं कि सारे भारत में वही राज्य करें और क्रिश्चियन भी यही चाहते हैं कि सारे भारत में हम ही क्रिश्चियनिटी को फैला दें, चर्च का कंट्रोल रहे। तो ऐसा पूरे समाज को, यानी जिसका अर्थ है मुख्यतः हिंदू समाज को कन्वर्ट करने की योजना वाले बिलीफ सिस्टम्स को या आइडियोलॉजीज को आप क्यों प्रोटेक्शन दे रहे हैं? कोई मतलब ही नहीं है नेशन स्टेट का उसमें। असल में नेशन स्टेट का बेसिक ही खंडित हो जाता है। अगर आप भारत का जो राज्य है, नेशन स्टेट है, उसमें ऐसे समूहों को अधिकार दे देते हैं जो कहते हैं कि हम इसमें भारत की जो मुख्य समाज की धारा है, हिंदू समाज, उसको कन्वर्ट करेंगे, उसको मुसलमान बनाएंगे, उसको ईसाई बनाएंगे, अर्थात उसको एक नया नेशन बना देंगे, तो आप तो नेशन स्टेट की मूल प्रतिज्ञा, मूल आधार के विरुद्ध हैं और 1947 से लगातार यही चल रहा है। तो ये इतना घृणित काम है, इतना पैशाचिक काम है, इतना राक्षसी काम है, इतना पाप है, ये महापाप का काम है, तो इसको ढकने के लिए ये लोग लफ़्फ़ाज़ी करते हैं, बड़ी ऊँची-ऊँची शब्दावली बोलते हैं। बोलते हैं वो अल्पसंख्यक हैं। अरे भाई, करोड़ों लोग कैसे अल्पसंख्यक हो सकते हैं? 12 करोड़, 13 करोड़ या 15 करोड़ मुसलमान हैं। इतने तो जो अरब नेशंस कहे जाते हैं, उनमें से किसी की आबादी भी नहीं है। ना सीरिया की, ना जॉर्डन की, ना कुवैत की, ना संयुक्त अरब अमीरात की, ना सऊदी अरब की, किसी की आबादी 12 करोड़ नहीं है। तो आप जो 3-3, 4-4 मुस्लिम नेशन स्टेट हैं, उनके बराबर अगर मुस्लिम पॉपुलेशन बचे हुए भारत में है और पाकिस्तान अभी भारत से ही कल बन गया है, बांग्लादेश भी बन गया है, तो जिनकी करोड़ों में संख्या है, क्योंकि आप पूरे अभी 1947 के पहले जो भारत था, उसको लेंगे ना, तो उसके हिसाब से तो 50 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हो जाते हैं। पाकिस्तान के मुसलमान, जो भी उनकी 18-20 करोड़ संख्या है, भारत के मुसलमान जो 12 से 15 करोड़ हैं और बांग्लादेश के मुसलमान, ये कुल मिलाकर 45 से 50 करोड़ हैं। तो 45 से 50 करोड़ लोगों को माइनॉरिटी किस परिभाषा से संसार की कहा जाएगा? ये क्या हो रहा है? अचानक आप
जब इसको छिपाने के लिए कहते हैं, नहीं-नहीं हमको पाकिस्तान, बांग्लादेश से कोई मतलब नहीं। क्यों मतलब नहीं? कल तक तो वो भारत ही था। तो ये क्या चल रहा है? इस विषय में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सोच नहीं है। दूसरी पार्टियों का सोच बहुत स्पष्ट है। दूसरी पार्टियाँ हिंदू समाज को नष्ट करना चाहती हैं। भारत को टुकड़े-टुकड़े में बाँटना चाहती हैं। इस समय कांग्रेस भी भारत को तोड़ देना चाहती है। सोनिया गांधी ने स्पष्ट रूप से राजघाट में जो मदर टेरेसा और सोनिया गांधी दोनों थे, उसमें जब ये 1992 की घटना हुई थी, ढांचा ढहा था बाबरी, तो इन लोगों ने कहा कि ये तो बहुत सारे मल्टीनेशनल्स हैं, भारत में मल्टीनेशनलिटीज़ हैं, ये इनका दोनों का भाषण है। तो सोनिया गांधी का मानना है कि भारत मल्टीनेशनलिटीज़ का स्टेट है, अनेक राष्ट्रीयताओं का राज्य है। मुसलमान ये मानते हैं कि कोई राष्ट्रीयता-पाष्ट्रीयता नहीं, मतलब हमको तो बस अपना मोमिनों का इस्लाम यहाँ लाना है। तो भारत के नेशन स्टेट होने का अगर अर्थ ये है कि हिंदुओं को दबाया जाए और आपस में लड़ाया जाए और उसके द्वारा धीरे-धीरे इस्लाम और ईसाइयत को सारे देश में फैलने की सुविधा दे दी जाए। इंडियन नेशन स्टेट के जो रूलर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव हेड्स हैं, उनकी पॉलिसी आज तक ये रही है कि भारत में मुसलमानों और ईसाइयों को माइनॉरिटी कह के इसलिए प्रिविलेज दो, विशेष सुविधाएँ दो कि वो धीरे-धीरे हिंदुओं को कन्वर्ट कर लें। इसका अर्थ है कि भारत का एज़ ए नेशन स्टेट कन्वर्जन हो जाए मुस्लिम नेशन में और क्रिश्चियन नेशन में, ये भारत के शासक करते रहे हैं, पॉलिसी के लेवल पे भी और प्रैक्टिस पॉलिसी और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स दोनों में। भाजपा भी इसमें अभी तक अपवाद नहीं सिद्ध हुई है। भाजपा के शासन में भी मुसलमानों को ज़रूरत से ज़्यादा पावर शेयरिंग की गई, ज़रूरत से ज़्यादा भारतीय सरकार के खजाने से उनको धन दिया गया और उसमें से जो लोग निकले, उनमें से एक भी अपने आप को हिंदुओं के प्रति विनम्र या हिंदुओं के प्रति अनुग्रह मानने वाला या हिंदुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने वाला एक भी नेता सरकारी खजाने से इस्लाम का पोषण करने के बाद ऐसा एक भी नेता नहीं निकला है जो इतना न्यायशील हो। तो आप क्या चाहते हैं, कोई नहीं जानता। ऐसी स्थिति में अगर जनगणना का उद्देश्य जातियों को वर्ग में बदलना है और वर्ग संघर्ष को तेज करना है, तो ये देश के लिए बहुत ही अशुभ है। अगर जनगणना का उद्देश्य भारत में जाति के आंकड़ों को, सत्य को एकदम सामने ला देना है और उसके द्वारा कोई वस्तुतः न्याय करना है, सामाजिक न्याय अभी वो कहते तो हैं लेकिन अन्याय के लिए कहते हैं। लेकिन अगर आप सचमुच न्याय करना चाहते हैं और मोदी जी ने चूँकि सैनिक मामले में और सीमा सुरक्षा या राष्ट्र की रक्षा के मामले में राष्ट्रभक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई है, तो हम मान के चलते हैं कि मोदी क्लास स्ट्रगल के लिए जनगणना का उपयोग नहीं करेंगे, वर्ग युद्ध नहीं होगा और अगर ये जाति की जनगणना का उपयोग न्याय के लिए होगा, तो ये देश के लिए बहुत ही शुभ हो सकता है। लेकिन बौद्धिक रूप से ऐसी कोई तैयारी भाजपा ने आज तक नहीं दिखाई है। उनका तो ये था कि अभी कल तक सारी भाजपा जातीय जनगणना का विरोध कर रही थी। तो अगर आप 6 महीने बाद का भी राजनीतिक परिदृश्य आपके दिमाग में नहीं है, आप कल्पना नहीं कर सकते। कायदे से जिसको राजनीति करनी है भारत जैसे देश में, तो अगले 100 वर्ष का खाका बनाना चाहिए और देश के संदर्भ में मोदी जी बात-बात कहते हैं, बात-बात में कहते हैं कि 2047 में भारत को क्या बनाना है, ये हम अभी से सोचते हैं। लेकिन आंतरिक घरेलू राजनीति के विषय में कोई ब्लूप्रिंट भाजपा का नहीं आया है, मोदी जी का नहीं आया है, तो उनके मन में क्या है ये वही जाने। जातीय जनगणना का उद्देश्य अगर न्याय के लिए हुआ तो ये देश के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर ये वर्ग युद्ध के लिए हुआ तो देश के लिए बहुत अशुभ होगा, यही कहना है। जी। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया आपने, बिल्कुल ठीक बोला आपने कि इसके दोनों पहलू हैं। अगर वर्ग युद्ध के लिए होगा तो अशुभ होगा और अगर न्याय के लिए होगा तो ये शुभ होगा। बिल्कुल सही बता दिया आपने। आई थिंक इसके आगे के लोगों को सुनना अभी दिस इज़ इट एक्चुअली देखा जाए तो यही फाइनल वर्ज़न है। तो आई होप कि ये जो आपकी बात है मोदी जी तक पहुँचे और उनके उद्देश्य से पता लगे लोगों को। अगर ये न्याय के लिए है तो शुभ है और अगर वर्ग का क्लास सोसाइटी बनाने के लिए तो अशुभ है ये एक तरीके से। एक मेरे को बस आपसे छोटा-सा क्वेश्चन पूछना है, आंसर उसका दे दीजिए कि जी। अगर देखिए क्या है कि भारत को अगर 2047 में आगे बढ़ना है, तो किसी न किसी तरह ये जो
आई एम श्योर कि तब तक तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम इसी साल सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर ये सॉल्व नहीं किया, तो वो लोग तो इस कास्ट सेंसस में इंटरफेयर करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। अमेरिका भी यूज़ करेगा, यूके भी यूज़ करेगा। भारत के 3 ही दुश्मन हैं, पाकिस्तान जो उनका पिट्ठू है, और अमेरिका और यूके। ये 3 मेन दुश्मन हैं भारत के। तो तो कैसे वो मिसयूज़ कर सकते हैं इसको? नहीं, देखिए, जहाँ तक अमेरिका की बात है, मैं नहीं मानता कि वो दुश्मन है। वो किसी का ना तो दोस्त है, ना दुश्मन, है ना? और इस समय भारत से मित्रता में अमेरिका को फ़ायदा है। तो अभी तक वो दुश्मन था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू सोवियत ब्लॉक से जुड़े थे और उनकी लड़ाई, यूएसए की लड़ाई सोवियत ब्लॉक से थी, इसलिए वो भारत से शत्रुता निभा रहे थे। लेकिन मोदी जी में ये क्षमता है और उन्होंने दिखा भी दिया है कि हम बराबरी से व्यवहार कर सकते हैं राज्यों से, स्टेट से। तो अगर क्या मोदी जी के रहते यूएसए के लीडरशिप को जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये भारत हमारा दुश्मन नहीं। और अटल जी के समय में भी यूएसए को भारत ने शत्रु की तरह नहीं देखा था। मुझे अच्छी तरह याद है, 5 जन्य में मैंने एक बार लिखा भी था कि भारत और अमेरिका की बहुत सारी चीज़ों में साझेदारी होनी चाहिए। और उसमें दुनिया भर से जो हिंदू लोग हैं, जिसमें अमेरिका के हिंदू भी शामिल हैं, बहुत ज़्यादा प्रशंसा की चिट्ठियाँ आई थी। तरुण विजय ने मुझे बताया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका एक अपने में केंद्रित सेल्फ सेंटर्ड लीडर्स का स्टेट है। उसे नेशन स्टेट वस्तुतः तो नहीं कह सकते मतलब एक तरह का आर्टिफिशियल नेशन स्टेट है, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड लीडर्स का स्टेट है। तो अगर सेल्फ सेंटर्ड लीडर्स को मोदी जी जैसा प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन ये दिखा देगा कि हमारे साथ रहने में तुम्हारा ज़्यादा लाभ है, जो कि दिख रहा है, तो वो हमारा शत्रु नहीं रहेगा। यूके की समस्या अवश्य है। यूके स्वयं में एक इंटेग्रिटी नहीं है यूके में। यूके खंड-खंड है, पहले भी खंड-खंड था। जिस समय वो भारत में आए थे, वहाँ बहुत से लोग थे जो उनका विरोध कर रहे थे, जो भारत में कब्ज़ा कर रहे थे। इंग्लैंड कई टुकड़ों में भीतर से बटा हुआ, असल में इंग्लैंड ही सबसे ज़्यादा आपस में बटा है, इसीलिए वो हिंदुओं को भी वैसा ही देखना चाहता है। तो इंग्लैंड में भी सब तरह के लोग हैं। कुछ इंग्लैंड में ऐसे लोग भी हैं, जो भारत से, ट्रेडिशनल इंडिया से, सनातन भारत से कुछ सीखना चाहते हैं। लेकिन जो इंग्लैंड के टॉप डिप्लोमैट और ब्यूरोक्रेट हैं और जो क्रिश्चियन उसके हेड्स हैं, वो भारत को टुकड़े-टुकड़े करना चाहते हैं। लेकिन भारत की लीडरशिप को भी ये चाहिए कि वो दिखा दे कि तुम ना तो इस लायक हो। इंग्लैंड की ये हैसियत नहीं है कि वो भारत को तोड़ सके। तुमने 90 साल तक आधे भारत में शासन करके, सारे छल-बल करके भी देख लिया, तुमको लात मार के भगा दिया गया। तो इंग्लैंड की कोई हैसियत नहीं है। भारत में छत्तीसगढ़ के बराबर का राज्य इंग्लैंड है और उसने बाकी को जोड़-जाड़ के यूके बनाया, जिसका नाम ही यूनाइटेड किंगडम है, जो स्वयं ही यूनाइटेड का मतलब देयर आर मेनी किंगडम्स व्हिच आर यूनाइटेड, है ना? यूनाइटेड किंगडम। तो जो स्वयं ही बटा हुआ है, वो किसी और को क्या बाँटेगा? तो भारत की लीडरशिप अगर बढ़िया रही, जैसे कि मोदी जी की है, तो वो इंग्लैंड को भी बता देंगे कि तुम ये बेवकूफियां छोड़ो, तो तुम्हारा हम भी भला कर देंगे, कुछ ना कुछ हम भला ही करेंगे। तो इस प्रकार अगर अच्छी लीडरशिप रही, तो वो यूके को और यूएसए को ये बता सकती है कि भारत से मित्रता में ही तुम्हें लाभ है और भारत को तो किसी से कोई शत्रुता की आवश्यकता नहीं है, सिवाय जो हमारी, एक तो पाकिस्तान जैसा अभी है, वो निश्चित रूप से हमारा शत्रु है, क्योंकि वो हमसे शत्रुता पर ही टिका हुआ है। और चीन तो स्वयं ही टूट रहा है, तो चीन को तो क्या कहें, वो थोड़े दिन रुके रहें तो चीन स्वयं ही बिखर जाएगा। तो मुख्यतः हमें पाकिस्तान का जो मौजूदा स्वरूप है, उसको तोड़ना है। और ये मोदी जी में सामर्थ्य है, उन्होंने कह भी दिया है, इसलिए ऐसा कोई खतरा नहीं है। मुख्य बात ये है कि देश के भीतर के विषय में कोई चिंतन भाजपा में नहीं है, मोदी जी में भी नहीं है। 47 की बात वो करते हैं, वो तो इमोशनल स्टेटमेंट है। लेकिन 2047 में हिंदू समाज को आप किन आधारों पर संगठित करेंगे? जाति की अभी गणना भी करा रहे हैं, जाति रहेगी कि नहीं? अचानक उनके नेता जाति की निंदा करने लगते हैं। किसी विषय में कोई क्लैरिटी नहीं। अच्छा, हँसी भी आती है। वो कहते हैं जाति रहेगी तो ऊँच-नीच रहेगा। जब संविधान में आपने साफ कह दिया है कि ऊँच-नीच की भावना एक तरह का क्रिमिनल ऑफेंस है, आप पब्लिकली ऊँच-नीच के भाव को व्यक्त नहीं कर सकते। तो अगर ऊँच-नीच नहीं है, वो क्रिमिनल ऑफेंस है, तो फिर जाति में क्या समस्या रह गई? जाति केवल अपनी एक आइडेंटिटी है। तो भाजपा और आरएसएस दोनों को
हिंदू समाज के विषय में कोई स्पष्टता नहीं है, केवल एक इमोशनल स्लोगन है, भावनात्मक, हाँ, हम महान हैं। लेकिन हिंदू समाज की जैसे कोई भी समाज है उसकी संरचना होती है ना, स्ट्रक्चर। जैसे इस्लाम है, उसका ऊपर से नीचे तक एक ताना बाना है। वो कितना भी अन्यायपूर्ण है, नीचतापूर्ण है, क्रूरतापूर्ण है, निर्ममतापूर्ण है, पर है। क्रिश्चियनिटी है, उसमें चर्च का डोमिनेशन है, लेकिन उसका एक ताना बाना है। उसमें लेइटी की कोई हैसियत नहीं है ना? सारी हैसियत तो ये जो प्रीस्ट लोग हैं इनकी है, और फिर रॉयल फैमिलीज की है, लेकिन उसका है। भारत के विषय में परंपरागत 1947 तक जो हमारे राज्य थे, राजा थे, हिंदू राजा, उनका एक स्ट्रक्चर था, उसका कोई स्टडी नहीं की गई, उसके आधार पर संविधान नहीं बना। जो संविधान बना है उसमें हिंदू समाज के विषय में कुछ भी नहीं सोचा गया है, ना तो परिवार का सोचा गया है। हिंदू समाज की यूनिट क्या होगी, परिवार होगी कि जाति होगी, उसकी बजाय इंडिविजुअल नागरिक को बना दिया है। ये तो हिंदू तरीका नहीं है। अगर हर व्यक्ति एक इंडिविजुअल है तो फैमिली कैसे बचेगी? और हम देख रहे हैं संघ आजकल परिवार बचाने का अभियान चला रहा है, इतनी हंसी आती है। जब तुम समाज के स्तर पर परिवार को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हो, जब माता-पिता का अधिकार नहीं है कि वो बच्चे को क्या पढ़ाएँ, स्टेट कंट्रोल कर रहा है या कॉर्पोरेशंस कंट्रोल कर रहे हैं, और मीडिया में और एजुकेशन सिस्टम में चाहे जो पढ़ाया जाता है, बच्चे को आज्ञाकारी बनना माता-पिता का ये जब सिखाया ही नहीं जा रहा है, बच्चे को माता-पिता का अनुशासन मानना ये सिखाया ही नहीं जा रहा है, जब स्टेट और मार्केट फोर्सेस डिसिप्लिन करना चाहती हैं बच्चे को, तो परिवार कैसे बचेगा? पत्नी और पति के संबंध क्या हो इसके विषय में कोई चिंतन नहीं है, निरर्थक भाषणबाजी है। भाषणों से दुनिया नहीं चलती, भाषण से भाषण पैदा होता है। हमारे संस्कृत में बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, समान प्रसवः जाति। तो अगर आप भाषण देंगे तो उससे भाषण पैदा होगा, समान प्रसवः, है ना? जो आप करेंगे, संघ और भाजपा की समस्या ये है कि वो जाति और परिवार पर भाषण देता है। उससे क्या होगा? भाषण पैदा होगा। लेकिन व्यवहार में जाति कैसे रहेगी? आज तक कोई पुस्तक नहीं आई है। परिवार में पति, पत्नी, बच्चे, उनकी वर्तमान में जो मॉडर्न स्टेट है, उसमें सिचुएशन क्या है और उसमें चेंज स्टेप बाय स्टेप, कदम ब कदम कैसे परिवर्तन लाएँगे, कोई पुस्तक नहीं है। हवाई बातें हैं, किसी पुस्तक का उदाहरण दे देंगे, चाहे आप मनुस्मृति का ही दे दो अचानक। उससे क्या मतलब है? इस समय आपके पास एक मॉडर्न स्टेट है, जो टोटल कंट्रोल कर रहा है सोसाइटी को, लाइफ को, फैमिली को, एजुकेशन को, सबको। उसमें कैसे चेंज लाओगे? कोई पुस्तक नहीं है संघ भाजपा के पास, एक भी। तो इस तरह से नॉइज़ से, हल्ला से या भाषण से भाषण पैदा होगा और हल्ला से हल्ला पैदा होगा। ये तो व्यवहार की बात है ना। व्यवहार के स्तर पर कोई चिंतन नहीं है, इसलिए क्या होगा, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और हिंदू समाज की प्रतिभा पर हमें विश्वास है कि इसमें से कुछ लोग निकलेंगे, जो इस पर चिंतन करेंगे। हो सकता है मोदी जी जैसे नेता उसको संरक्षण दे दें, पॉलिसी मेकिंग में उनका व्यवहार हो तो ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू था और आपने इस पे हम लोगों को सिखाया कुछ, और मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ। भाषण से भाषण पैदा होता है। एक और कहावत है, आत्मन्ते मनते जगत। तो जैसा व्यक्ति है उसको वैसी दुनिया दिखाई देती है। थैंक यू ऑल वेरी मच, और दर्शकों को बोलूँगा इसको ध्यान से सुने, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं जो मैं लिखना भूल गया, लेकिन मैं भी इस वीडियो को ध्यान से देखूँगा बाद में, और आप इसको समझें और किसी न किसी तरह ये बात मोदी जी तक आप पहुँचाएँ आपके माध्यम से, और आप लोगों को भी इसके बारे में एजुकेट करें। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि लोगों को भी इस विषय के बारे में थोड़ी जागरूकता मिले। नमस्ते और जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।